साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक लड़का पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वह एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बन जाएगा। वह 15,000 स्क्वायर फीट का घर, लग्जरी गाड़ियां और एक बड़े से ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद मेहता जितनी तेजी से ऊपर गए उतनी ही तेजी से वह नीचे भी आए। यह कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की, द हर्षद मेहता स्कैम। It is India's biggest financial scam. Harshad is a hero. Fraud. Every single penny belongs to the people of India. Harshad Mehta साल 1973, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी जिंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुका था, जिसके पापा का बिजनेस और हेल्थ दोनों ही बिगड़ती जा रही थी। लेकिन हर्षद इस हालात को बदलना चाहता था और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वह एक ऐसे शहर के लिए निकल पड़ता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। सपनों का शहर मुंबई। मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और साथ ही में वह छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने प्लास्टिक स्क्रैप को कलेक्ट करके बेचने से शुरुआत की और इवन सीमेंट की ट्रेडिंग की। कई बार उन्होंने पैसे बचाने के लिए खुद मटेरियल को कैरी करके डिलीवर भी किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। साल 1977 में हर्षद ने कॉलेज खत्म करने के बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 600 रुपए की सैलरी पर काम किया और उनके भाई अश्विन मेहता ICICI में जॉब करने लगे। अब जॉब के साथ साथ ये दोनों भाई बिजनेस भी किया करते थे। लेकिन अगले 2 सालों में बहुत सारे बिजनेस ट्राई करने के बाद भी ये दोनों एक अच्छा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाए थे और फिर इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। अब उस समय BSE में एक ट्रेडिंग रिंग हुआ करती थी जहां पर उस समय शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स को ही जाना अलाउड होता था। अब इस ब्रोकर और जॉबर वाले काम को समझने के लिए और इस स्कैम को समझने के लिए हमें थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में समझना होगा। तो देखिए, एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो अपना कंपनी का हिस्सा बेचेगी, यानी कि अपने शेयर बेचेगी, और जहां ये काम किया जाता है उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। अब इन शेयर्स को एक खरीदने वाला होगा और एक बेचने वाला होगा। अब उन दिनों आज की तरह इंटरनेट नहीं हुआ करता था, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी। अगर सभी खरीदने वाले और बेचने वाले वहां एक साथ इकट्ठे हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट आया बीच में कि शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ही ये काम ब्रोकर के माध्यम से करना होगा, और इसी को ही एक स्टॉक ब्रोकर भी कहा जाता है। अब स्टॉक ब्रोकर होने के लिए एक BSE का लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ये था शेयर मार्केट का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब कहानी में वापस आते हैं। अब हर्षद ने ट्रेडिंग होते देख ठान लिया कि वो भी अब रिंग में उतरेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक जॉबर बनना बहुत जरूरी था और इसके लिए वह एक P अंबालाल नाम के दलाल के पास पहुंचे और उससे जॉबर बनने का अनुरोध किया। अब बहुत कोशिशों के बाद उन्हें जॉबर बना दिया जाता है, लेकिन एक जॉबर के तौर पर उनका पहला ही दिन बहुत ज्यादा खराब था। उन्हें 2000 का लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन इस लॉस को देखते हुए दुखी होने की बजाय उन्होंने इससे सीख ली और अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम किया और कुछ ही समय में वह मार्केट के सबसे स्किलफुल जॉबर्स में से गिने जाने लगे। अब जॉबर बनने के बाद हर्षद को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि स्टॉक मार्केट में अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो कंपनीज की इंटरनल जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। तो उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चालू कर दिया जो कि उन्हें कंपनी की इंटरनल जानकारी दे सके। अब इस तरह की इनसाइडर बेस पर ट्रेडिंग करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और आज की डेट में ये इलीगल है, लेकिन उस समय ये लीगल थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पर न केवल दूसरों का पैसा मार्केट में लगाते थे, बल्कि अपना खुद का पैसा भी वह मार्केट में लगाने लगे थे। 1982 तक उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पर काफी सारे पैसे कमा लिए थे और एक नए और बड़े घर में भी शिफ्ट हो गए थे। और अब हर्षद को भी ये लगने लगा था कि अब मार्केट में उन्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने कि हर्षद को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, यानी कि ब्लैक थर्सडे। 18 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मली हुई, लेकिन फिर करीब 2 बजे के समथिंग मार्केट अचानक से क्रैश करने लगा और देखते ही देखते मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं और 15 मिनट के अंदर ही मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा। 10 लाख के लॉस के साथ
हर्षद लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को उस समय अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखने पड़े थे। अगले कुछ महीनों तक घर का पूरा खर्चा अश्विन की पत्नी ने उठाया था, जो कि एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। लेकिन फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने फिर से डिसाइड किया कि वो मार्केट में फिर से एंट्री करेंगे और इस बार वो अपनी खुद की एक स्टॉक ब्रोकरिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की, ग्रोमोर कंसल्टिंग की। ग्रोमोर का एक ऑब्जेक्टिव था वेल्थी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कराना। अश्विन के फादर इन लॉ ने इन्हें 4 लाख रुपए दिए और एक सीए से इन्हें 1 लाख रुपए मिले और इसी तरह ग्रोमोर कंसर्न का बिजनेस चालू हो गया। हर्षद ने देखा कि मार्केट में टी लीव्स के रेट 3-4 रुपए पर केजी से बढ़ गए थे। मतलब टी लीव्स बेचने वाली कंपनीज को नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। इसीलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट्स के लिए मेकल रसल, टाटा टी और हेरियंस एंड मलयालम जैसी कंपनीज के शेयर खरीदने चालू कर दिए। साल भर में ही इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे, जिससे हर्षद और ग्रोमोर के क्लाइंट्स ने बहुत ज्यादा पैसे बनाए। लेकिन उनकी इस स्किल को देखकर एक पुराना दिग्गज खुश नहीं था और वो दिग्गज था मनु मानिक। मनु मानिक मार्केट के पुराने खिलाड़ी थे और मार्केट की भाषा में वो एक बेयर थे। मतलब मनु मानिक जैसे बेयर को प्रॉफिट तब होता था जब शेयर के प्राइसेस गिरते थे, यानी कि मार्केट डाउन जाता है तब। अब मनु मानिक हर्षद मेहता को गिराने का मौका बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मौका मिला 1986 में। 1986 में फाइनेंस मिनिस्टर बीपी सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिन्हें बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा था और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा और इस डिसीजन से हर्षद मेहता को 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि उनके लिए एक सिग्निफिकेंट था। लेकिन फिर उन्होंने तगड़ा कमबैक किया और उसके थोड़े ही समय में वह इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में से एक बन गए। लेकिन हर्षद के मन में एक बात खटक रही थी कि वो ऐसे ब्रोकर बनकर नहीं रहना चाहते थे। वह खुद का एक इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि पैसा भी उन्हीं का हो और प्रॉफिट भी उन्हीं का। अब ऐसे में सिटी बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ ट्रांसफर करेगा। बदले में बैंक ऑफ अमेरिका को कोटेल के तौर पर सिटी बैंक के पास अपने 100 करोड़ के एसेंट्स गिरवी रखने होंगे और ये एसेंट्स जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ब्रांड्स होते हैं। 15 दिन के बाद बैंक ऑफ अमेरिका 100 करोड़ और साथ ही उसका ब्याज अमाउंट सिटी बैंक को रिटर्न कर देगा और गिरवी रखी हुई सिक्योरिटीज को वापस ले लेगा। लेकिन ये एक कैच है, रियलिटी में बैंक कोलेट के तौर पर कभी भी सिक्योरिटीज को सच में दूसरी बैंक को ट्रांसफर नहीं करते थे, बल्कि वो बीआर यानी कि बैंक रिसिप्ट्स का यूज किया करते थे। जैसे इस केस में 100 करोड़ के लोन के बदले बैंक ऑफ अमेरिका ने सिटी बैंक को अपने एसेंट्स या सिक्योरिटीज नहीं दी, बल्कि एक बीआर दे दिया था। बेसिकली ये बीआर बैंक ऑफ अमेरिका का सिटी बैंक को प्रॉमिस था कि अगर हम आपके पैसे रिटर्न नहीं कर पाए तो आप हमारे एसेंट्स रख लेना। अब बीआर का यूज इस पूरी प्रोसेस को एक स्मूथ और कन्विंट बनाने के लिए किया जाता था। दो बैंक के बीच हुए इस पूरे ट्रांजैक्शन को RFD यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता था और इस रेडी फॉरवर्ड डील को मनी मार्केट के ब्रोकर्स फैसिलिटेट किया करते थे, जिसके लिए इन ब्रोकर्स को ब्रोकरेज यानी कि फीस मिलती थी और हर्षद मेहता अब यही ब्रोकर बनना चाहते थे और सिर्फ 2 साल के अंदर ही हर्षद मनी मार्केट के भी टॉप ब्रोकर्स में से एक बन चुके थे और ब्रोकरेज में वह अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन वह मनी मार्केट में सिर्फ ब्रोकरेज करने नहीं आए थे। उनका प्लान था मनी मार्केट का यूज करके स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ कमाना और उनका यही प्लान आगे चल के इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की शक्ल लेने वाला था। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई सारे बैंक्स एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे ताकि ब्रोकर बेस्ट डील देखकर दूसरी बैंक को पैसे ट्रांसफर कर दे और सिक्योरिटीज यानी कि बीआर लेकर दे दे। अब हर्षद ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल देखा। उन्होंने देखा कि जब बैंक्स एडवांस में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो डील होने से पहले यह पैसा 10 से 15 दिन तक ब्रोकर के अकाउंट में रहता है। तो हर्षद ने उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना चालू कर दिया और अपने फेवरेट स्टॉक्स के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाना चालू कर दिया और फिर जब डील क्लोज करने का टाइम आया तो फिर शेयर्स को बेचकर और प्रॉफिट अपने पास रखकर बैंक को अपना पैसा वापस लौटा दिया। इसके अलावा हर्षद को एक और लूप होल मिला। उन्होंने देखा कि लोन के बदले जो बैंक बीआर देता था उसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब कि यह चीज चेक नहीं होती थी कि कितनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बीआर इशू किया गया है, क्या सच में बीआर इशू करने वाली बैंक के पास सिक्योरिटीज है भी या नहीं। इसे देखते हुए हर्षद ने कुछ छोटे बैंक जैसे कि बैंक ऑफ करद को ब्राइब देकर उसने फेक बीआर बनवाने चालू कर दिए। इस केस में हर्षद बैंक का पैसा लेकर
सीधे स्टॉक मार्केट में डाल देते थे और बैंक ऑफ करद से फेक बीआर बनवाकर लोन देने वाली बैंक को दे देते थे। अब इस तरीके से हर्षद के पास स्टॉक मार्केट में डालने के लिए पहले से ज्यादा पैसे होते थे और साथ ही में ज्यादा टाइम के लिए भी हुआ करते थे। 1990 से लेकर 1992 तक हर्षद ने इन पैसों का इस्तेमाल करके मार्केट को आसमान तक पहुंचा दिया। मई 1990 में जो सेसेंक करीब 800 पॉइंट पे था, वही सेसेंक अप्रैल 1992 तक करीब 4500 पॉइंट तक पहुंच गया। हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक जैसे SEC जो 300 से बढ़कर 10,000 पॉइंट को भी क्रॉस कर गया था और अपोलो टायर का प्राइस भी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। मनु मानिक और बाकी बेयर्स ने मार्केट को नीचे लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, क्योंकि अब हर्षद के पास मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसों का पूरा खजाना था। पैसे आते ही उस समय हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक घर खरीद लिया। उनके पास 29 लग्जरी गाड़ियां थी, जिसमें इंडिया की पहली लेक्सस कार भी शामिल थी, जिसकी कीमत उस दौर में लगभग 55 लाख रुपए थी। और इसी के साथ हर्षद को मिला था एक नया नाम, द बिग बुल। मार्केट में हर्षद की इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो जिस भी शेयर पर हाथ रख देते थे वो आसमान छूने लगता था। मीडिया ने भी हर्षद को बहुत अमीर दिखाना चालू कर दिया था। वो बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे जैसी मैगजीन्स के कवर पर थे। मीडिया उनका लग्जरी घर और गाड़ियों के कलेक्शन को दिखा रही थी और उन्हें उस समय इंडिया का हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर भी बताया जा रहा था। अब ये पैसा हर्षद के सर पे चढ़ चुका था। वो खुद को भगवान समझने लगे थे, लेकिन उनको क्या पता था बहुत ही जल्द उनका बहुत दर्दनाक डाउनफॉल होने वाला था। 1991 में ही RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टिप मिल गई थी कि मनी मार्केट में बीआर का मिसयूज किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट जांच पड़ताल चालू कर दी और सभी बैंक्स को बीआर से रिलेटेड गाइडलाइंस भी इशू कर दी। मतलब अब फेक बीआर का यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में SBI से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया था और हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। लेकिन इस बार वो दूसरी बैंक से फेक बीआर लाकर SBI को नहीं दे पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने SBI के एक एम्प्लॉय R सीतारमन को अपनी तरफ कर लिया कुछ पैसे वगैरह देकर और उसे SBI के रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करने के लिए कहा, ताकि सीनियर्स SBI ऑफिसर्स को इस 500 करोड़ के घोटाले का पता न चले। लेकिन इन सब के बाद भी SBI को अप्रैल 1992 में अपने रिकॉर्ड में 500 करोड़ के गैप के बारे में पता चल जाता है। SBI ने हर्षद से बातचीत की और उसको पैसे वापस करने के लिए फोर्स किया। अब हर्षद को इन पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि वो मार्केट को उठा कर रख सके, लेकिन टाइम पर SBI के पैसे वापस करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर SBI लीगल एक्शन लेती तो उसका पूरा स्कैम सबके सामने आ जाता। अब हर्षद ने SBI से कुछ टाइम मांगा और एक दूसरी बैंक NHB से पैसे उधार मांगकर SBI को इंस्टॉलमेंट्स में लौटाना चालू कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर सुचिता दलाल को इस पूरे घोटाले के बारे में पता चल गया और उन्होंने 23 अप्रैल 1992 में अखबार के फ्रंट पेज में खबर छाप दी कि SBI के अकाउंट से करोड़ गायब हो गए और इसके पीछे द बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता का हाथ। और सबको पता चल गया कि हर्षद कैसे बहुत ही चालाकी से बैंकों का पैसा इस्तेमाल करके सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर ले जा रहा था। पूरे स्टॉक मार्केट में भी ये खबर फैल गई और हर्षद मेहता के शेयर बहुत ही तेजी से गिरने लगे और हर्षद के स्टॉक में जिसने भी पैसे लगा रखे थे उनको लाखों करोड़ों का लॉस झेलना पड़ा। बैंक ऑफ करद जिसने हर्षद के फेक बीआर बनाए थे वो बैंक भी डूब गए थे और जब इस स्कैम का नंबर पता चला तो यह पूरे 4000 करोड़ से भी बड़ा स्कैम था। 4 जून 1992 को हर्षद और अश्विन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके एसेट्स जैसे घर, बैंक अकाउंट और गाड़ियों को सीज कर दिया गया। अब सालों तक यही सब कुछ चलता रहा। बीच में वो जेल से बाहर भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद वो वापस जेल गए और दिसंबर 2001 47 साल की उम्र में पुलिस कस्टडी में हर्षद की मौत हो जाती है। सो दैट्स इट, यह पूरी कहानी थी हर्षद मेहता स्कैम की। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।